Hi all, a very warm welcome to my YouTube channel. I am Vani and today I am going to discuss with you all king farmers in towns. So a very warm welcome to all of you and I hope you will like this video. If you like the video then don't forget to subscribe and notify this bell button. Secondly, share with all your friends so that they could also gain some knowledge. So today we are going to start king farmers in towns. King farmers in towns. Now what is this chapter about? Now basically we have already done chapter number 1, Harappan civilization or bricks, bees and bones, and I've already uploaded the video on my YouTube channel. I will provide the link in the description box so that you can see that videos. I have also make 1 mark important question series on that similar chapter, so you can see that also. I will provide the playlist link also. So on my channel you will get each and everything, and in return only I want that you should support me all. Now let's start. There were several developments in different parts of the subcontinent during the long span of 1500 years following the end of the Harappan civilization. This was the period till where the Rig Veda was the important living Indus and its tributaries. Agriculture settlements emerged in many parts of the subcontinent, including North India, Deccan Plateau, and the parts of Karnataka, besides the evidence of pastoralist population in the Deccan and further south. Now what they are saying, कह रहे हैं कि अब हमें क्या देखने को मिला एट द अर्ली किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स. अब साथ में मैं नोट्स भी आपको दिखा रही हूँ कि नोट्स में बनाना आपको बताऊँगी. तो देखो यहाँ पे वो क्या बात कर रहे हैं, वो यहाँ बात कर रहे हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद हमें ऋग्वेद के अंदर ऐसे बहुत सारे टाउन्स की, स्टेट्स के, प्लस हमें बहुत सारे एविडेंसेस जो हैं वो मिले हैं. टाउन्स के, स्टेट्स के, प्लस और भी बहुत सारे एविडेंसेस हमें मिले हैं ऑफ द रूलर्स. नाउ दीज रूलर्स, अब ये रूलर्स कौन है? सो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम मोस्टली जो बात करने वाले हैं गाइस, हमें एविडेंसेस मिले हैं नॉर्थ इंडिया से, डेक्कन प्लेट्यू से, साउथ से, सब कॉन्टिनेंट से एविडेंसेस मिले हैं कि उस टाइम पर भी हमें किंग्स के, स्टेट्स के, इन सब के एम्पायर के रूलरशिप के बारे में पता चला है. ये जो चैप्टर है बेसिकली इसमें आप मौर्यन एम्पायर के बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले हो. सेकेंडली आप इसमें और भी काफ़ी चीज़ें पढ़ोगे. इसमें इंस्क्रिप्शंस को कैसे स्टडी किया गया, कैसे जो है लोगों ने पहचाना. कुछ लोगों ने तो ऋग्वेद पढ़ के पहचान लिया था या हम कुछ डेवलपमेंट्स थी उस टाइम पर, बट कुछ लोगों ने लीगली और भी काफ़ी जो हैं जो स्टडीज़ की, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे. नाउ in the making and the elaborate structures of the megaliths, even the south and north in the first millennium, in many cases the dead were buried in the reach of the iron weapons. So कहते हैं उस टाइम पर रिच रेंज ऑफ आयरन एंड वेपन्स का जो प्रोडक्शन था वो हमें मिला. सो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि उस टाइम पर भी इन द 6 सेंचुरी आप कह सकते हो, 6 सेंचुरी के टाइम पर भी आयरन एंड वेपन्स का यूज़ जो था वो बहुत ज़्यादा था. ओके, आप ये चीज़ एक पॉइंट एज अ पॉइंट नोट कर सकते हो. उसके बाद इन फ्रॉम द 6th century देयर आर द एविडेंसेस दैट देयर आर सम किंगडम्स, स्टेट्स और एम्पायर्स. फ्रॉम द 6th century क्या हुआ कि एमरजेंस आ गई किंगडम्स की, एम्पायर्स की. Now why this was possible? Because political changes काफ़ी आ रहे थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज हो गई थी, न्यू टाउन्स जो थे वो आना शुरू हो गए थे. हिस्टोरियंस ने स्टडी किया ये सब डेवलपमेंट्स को थ्रू इंस्क्रिप्शंस, टेक्स्ट, कॉइन्स एंड विजुअल मटेरियल्स. विजुअल मटेरियल्स में आपके पेंटिंग्स आती हैं, आपके स्कल्पचर्स आते हैं. इंस्क्रिप्शंस तो आपको पता ही है, इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं, जो लिख के गए होते हैं ना पुराने लोग, लिख कर, ये देखो ये दिस इज़ अ इंस्क्रिप्शन. अब ये पुराने लैंग्वेज में एक इंस्क्रिप्शन लिखी है, सो दिस इज़ एन इंस्क्रिप्शन. अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू पीपल. हिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए अब आपके लिए एक हिस्ट्री जानना ज़रूरी नहीं है, पिक्चर्स को आप रिकोगनाइज कर पाते हो, आप साइड के बॉक्सेस को पढ़ पाते हो, वो सब जो है वो ज़रूरी है. So this is an inscription of Sanchi, Madhya Pradesh. Now
starting from Princip and Piyadasi. Now, what is this Princip and Piyadasi? Some of the most spontaneous developments in the epigraphy. Now, what is epigraphy? Epigraphy means study of inscriptions. This can come, you can note it down, that epigraphy means study of inscriptions. एपीग्राफी मीन्स स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस एंड यही जो एपीग्राफी थी, इस एपीग्राफी को 1830 में जेम्स प्रिंसेप के एक ऑफिसर ने, मिंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी में एक ऑफिसर था, उसने एपीग्राफी इंस्क्रिप्शन की स्टडी को यूज़ करके उसने ब्राह्मी एंड करोस्ट्री ट्रू स्क्रिप्ट्स थी, इनको जो था इसने डेसिफाइड किया. डेसिफाइड मतलब कि इसने उनको पढ़ा था, इसने इनकी लैंग्वेज को समझा था. कौन सी टू लैंग्वेजेस थी? ब्राह्मी एंड करोस्टी. दे वाज द टू स्क्रिप्ट्स विच वर अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस एंड द कॉइन्स. ही फाउंड द मोस्ट ऑफ द दीज मेंशन अ किंग टू बी एज पियादसी. उसने एक और चीज़ फाइंड की उसमें, पियादसी. नाउ पियादसी मीन्स प्लेजेंट टू बी होल्ड. ये बेसिकली पियादसी टर्म जो है ये बेसिकली किंग्स के लिए यूज़ की जाती है, विच इज़ द प्लेजेंट टू बी होल्ड. देयर वर अ फ्यू इंस्क्रिप्शंस विच ऑल्सो रेफर टू किंग एज अशोका. सो किंग एज अशोका को भी काफ़ी जो इंस्क्रिप्शंस जो थी वो मिली. वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर्स नोन फ्रॉम द बुद्धिस्ट टेक्स्ट. वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर known from the Buddhist text. So into this class I'm finishing this topic here only. This is the part 1 video. I hope you like this video, and if you like this video, please like, share and comment. And thank you so much for watching this video. So please subscribe. Thank you so much.